डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को सिर्फ इस बात को देखकर चालू कर चुके हैं कि हम सच में 4 महीने में 170 प्लस नंबर ला पाएंगे, तो उनको मैं बताना चाहूँगा ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली तैयारी कर चुके हैं, अब लास्ट के 4 महीने बचे हैं, तो वहाँ पर अपनी डायरेक्शन कैसे सही देना है अपनी तैयारी को। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल अभी तैयारी नहीं करी और 4 महीने में 170 प्लस ले आएंगे तो बात गलत है। ठीक है, हमें एक्चुअली ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, बड़ा मज़ा आता है कि अभी जो ये देखना चाह रहे हैं ना कि 4 महीने में कैसे पास करें बिल्कुल ज़ीरो से 170 नंबर कैसे लाएं, वो बाद में देखेंगे 2 महीने में कैसे करें, आखिरी 30 दिन में कैसे करें। इस चीज़ की डिमांड रहती है ऐसी वीडियोस की, तो सप्लाई भी होती रहती है और वो वीडियोस देखने में मज़ा आता है। जैसे ऐसी वीडियोस देखने में बड़ा मज़ा आता है ना कि 10वीं पास भी कमाए 50,000 रुपये। भाई 10वीं पास भी 50,000 कमा ही रहा है तो सरकारी नौकरी तैयारी करने की ज़रूरत क्या है ना। चलिए, तो मेन बात ये करते हैं, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो लगभग काफ़ी हद तक कुछ कुछ तो पढ़ चुके हैं, बट एक सही डायरेक्शन कि हाँ भाई अब क्या करें आखिरी के 4 महीने में, बस उसके लिए है। ऐसा नहीं आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, कुछ तो डेफिनेटली पढ़ा है, बट अभी क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सुमित, वैभव, राजेश इतने सारे मेल कर चुके हैं कि स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्ट्रेटजी का मतलब एक डायरेक्शन हो गया, वो सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है कि हाँ भाई ठीक है, फिर अपना डायरेक्शन आपने बनाया, बट हर 2 महीने में, हर 2 हफ्ते में नहीं करने की वो ज़रूरत है। हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हम वो वीडियोस देख रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, बट उससे पहले कमाने की ज़रूरत है, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। तो स्ट्रेटजी की वीडियो एक आध बार देख ली, ठीक है, उसके बाद काम करना शुरू करो। मेहनत ही असली स्ट्रेटजी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होगी बस देखा काम खत्म। ठीक है, तो क्या करना है, 170 प्लस लाए जा सकते हैं, इसका टारगेट बनाना है या नहीं बनाना, उस सब पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, अगर आप 170 प्लस का टारगेट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। देखिए टारगेट ये बनाइए कि मुझे मैक्सिमम नंबर लाने हैं। देखो अगर 170 का टारगेट बनाओगे, एक बारी आराम से इस वीडियो को देखते चलो। ठीक है, हर चीज़ को फैक्ट्स पे बात करते हुए मैं लेके चलूँगा जैसा हर बार हम करते हैं। ठीक है, 170 अगर नंबर लाने तो सबसे पहली बात कि अंग्रेजी में कितने लाएं, मान लो 45, मैथ में कितने लाएं, मान लो 45, रीजनिंग में कितने लाएं, मान लो 45, है ना। यहाँ पर आप 45 को 47 भी कर सकते हो, बट यहाँ भी फिर 45 भी कम हो सकता है। तो ये कितना हो गया, 120, 135 नंबर हो गया ये। अगर ये 135 नंबर हो गया तो यहाँ मेरे को जीएस में 35 नंबर चाहिए, ये मेरे को प्रेशर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर मुझे 35 नंबर चाहिए जीएस में, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में और बढ़ाए जाएं। हम ये सोचेंगे यार जीएस में 35 नंबर लाने, तो जीएस हमारा दिमाग खराब करेगी। देखो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जीएस जो है कोई गारंटी नहीं है कि आप इसमें 100 घंटे दोगे या 200 घंटे दोगे, 300 घंटे दोगे तो आप 40 स्कोर कर लोगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, अगर आप वहाँ पर किसी एक चीज़ पर काम करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा बड़ा टारगेट बनाओगे कि नहीं यार अब तो इतने नंबर लाने ही लाने हैं, तो कैसे काम चलेगा, जीएस में इतने लाने पड़ेंगे, वो मैं कैसे लाऊंगा, तो हम जीएस में टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे और यहाँ 35 के आने की गारंटी होगी नहीं। हम ये सोच रहे हैं जैसे इतने नंबर तो हमारे आ गए, सारा फोकस कहाँ हो गया, जीएस में 35 लाने पड़ेंगे। अब आगे समझो, देखो ये जो 170 प्लस आप सोच रहे हैं, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही तो है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अब नॉर्मलाइजेशन आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन आप कैसे सोच सकते हैं कि कितना होगा कितना नहीं होगा। देखिए जीएस पर ज़्यादा टेंशन ना लो, कुछ ये स्क्रीनशॉट्स हैं, आरबी चैनल का नाम सुना होगा, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है सभी एग्जाम्स के रिलेटेड, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं। आप यहाँ पर देखिए 23, 23.5 नंबर आए हैं किसमें, जीएस में, एक एस्पिरेंट के सीजीएल 2019 का प्री है, और फाइनली मार्क्स कितने, 208, यानी भाई, और रॉ स्कोर कितना था, 170, मान लो 168.5 आप सभी को दिख रहा होगा, तो 170 से कितने पहुंच गए आप सीधे सीधे देखो, ये अपने 40 नंबर बढ़ गए। तो आप ये थोड़ी सोचोगे यार आसान वाला शिफ्ट होगा तो मेरा टारगेट ये होगा, मुश्किल वाला होगा तो ये, हमारा टारगेट होगा मैक्सिमम नंबर। अब इस एस्पिरेंट के 170 के आसपास आए तो इसके 210 पहुंच गए, आप भी 170 का टारगेट बना रहे हो, तो 170 का मतलब हो सकता है कि आपका पेपर नॉर्मल लेवल का आ जाए, तो अगर आप उसमें 130 भी लाओगे तो आपका 170 आ जाएगा। तो आप क्यों इसका लोड ले रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो रीजनिंग में या जीएस में मुझे 45 ही लाने हैं, 35 ही नंबर लाने, उस चीज की टेंशन ना लो। हमारा टारगेट रहेगा मैक्सिमम नंबर, और मैक्सिमम नंबर कब आएंगे, जब हम इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में मैक्सिमम लाएंगे। जीएस में ये नहीं कह रहा कि पढ़ो मत, जीएस के लिए क्या करना है,
जीएस के लिए स्टैटिक जीके सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी टॉपर की, रीसेंट टॉपर्स की वीडियोस देख लो, क्योंकि हमारे टाइम में जीएस लिमिटेड जीएस में करंट अफेयर्स के केवल 5-6 सवाल आते थे, 50 सवाल टोटल होते थे, तो 6-7% जो है करंट का वेटेज रहता था। अभी ये जो वेटेज है बढ़ के 50 के आसपास पहुंच चुका है, 40 से 50%। तो उन्होंने कहाँ से पढ़ा, एक बारी उन वीडियोस को देखो कि हाँ भाई महीने का एक बारी करंट अफेयर पढ़ने से काम निकल जाए, और बाकी स्टैटिक पे ध्यान दो, ठीक है। अब आप यहां पर स्कोर देखो, रीजनिंग में 50, क्वांट में 47.5, इंग्लिश में 47.5। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपका फोकस यहां होना चाहिए, लेकिन फोकस 170 नंबर लाने के लिए शिफ्ट कहां हो रहा है, इधर। 170 आराम से आ जाएंगे, 140 नंबर पे भी 170 आ सकते हैं, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हमारा टारगेट है, मैक्सिमम मार्क्स। केवल टारगेट का अपने ऊपर लोड लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप 170 का टारगेट देखो, इसने लिया, इसके 208 नंबर आ गए, ठीक है, तो 200 का तो आप टारगेट नहीं कर रहे ना, 210 का कोई टारगेट करता है नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूं, देखो मैं आपको फैक्ट पे बात करूंगा, आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो अभी तो इतने नंबर चाहिए। भाई आप बताओ, 170 का केवल आप लोड ले रहे हो और काम कर नहीं रहे, तो क्या फायदा हुआ। तो इसलिए जीएस पर कम ध्यान देते हुए पहले इसको पक्का करो कि भाई यहाँ पे 150 में से हमारे 140 प्लस रहे, लाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर जीएस में 17 नंबर है और रॉ स्कोर 160, फिर यहाँ पे 205 नंबर, कितने नंबर बढ़ गए यहाँ पर, 45 नंबर, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर जीएस में 21 नंबर, अच्छा यहां पर भी अगर आप देखें, यहां पे 45.5, 50, 47.5। तो बेसिकली आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि इन 3 सब्जेक्ट्स पर अच्छे से काम करने की जरूरत है। केवल इसके पीछे भागने से क्या होगा, कि आपको क्या लगता है, इस एस्पिरेंट ने, इस स्टूडेंट ने जीएस पे काम नहीं किया होगा। लेकिन आप अगर पहले 1-2 पेपर दे चुके हो, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर लगा चुके हो, तो आपने देखा होगा जीएस हम बहुत पढ़ लेते हैं, तब भी लगभग उतने नंबर कम पढ़ते हैं, तो 2, 4, 5 नंबर, 10 नंबर कम। लेकिन यहां पर तो अच्छा मेकअप कर सकते हैं, 166, 205, ठीक है। काफी सारे स्क्रीनशॉट, ये शायद 50 ही है, थोड़ा सा ब्लर है। 23 मार्क्स 47.5, और ये भी ब्लर सा दिख रहा है, 47 के आसपास ही है। 166 आई थिंक टोटल है, फिर ये 208 के आसपास बन रहा है। इधर पर 50, यहाँ पे देखो 8.5 नंबर, जीएस में देख पा रहे हो आप 8.5 नंबर हैं, और ये शायद 48 है, ये 50 है, ठीक है। नहीं 50 हो गया 100, हाँ 148 बिल्कुल, ये 48 है, ये 50 है, ये आ गया 156.5, ये आ गया कितना 195, 160 नंबर पर 195 बन गए, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक कुछ मोटिवेशन मिला कि यार जीएस के पीछे ना भागे। देखो पहले पक्के करो नंबर, कौन से, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वाले। जीएस करेंगे हम, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, करेंगे जितना बेस्ट कर सकते हैं, बट वो उसमें पहले ये 150 नंबर में ज्यादा से ज्यादा पक्का करना है। वो जितनी मेहनत करनी होगी वो उसके हिसाब से करेंगे। यार बिना पढ़े 10-12 नंबर आएंगे और पढ़ के 25 आ जाएंगे, तो वो 10 नंबर के लिए जो हार्डवर्क लगता है वो करेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहला, अब आप अपने पास फटाफट से एक दिन के अंदर अंदर, विद इन एक दिन, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इन चारों का चैप्टर वाइज ब्रेकअप बना लो। एटलीस्ट इंग्लिश और मैथ का अपने हाथ से एक बार बना लो, रीजनिंग, जीएस भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर लो। चैप्टर वाइज ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, पिछले 5 साल के ब्रेकअप की बात करें, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो यहां से 2015 तक तो क्या था, 50 क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद 25, 25, 25, 25। अब एक बात को समझना, अभी आप कर रहे हैं किसकी तैयारी, अभी आप कर रहे हैं मैथ्स की पढ़ाई। आपका फोकस क्या आता है, सर क्वाड्रेटिक पढ़ना है, रेस पढ़ना है, बोट पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, अब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वो और ऐड कर लिया है। तो उस चीज के पीछे मत भागो। सबसे पहले देखो, ये जो येलो मार्क कर रखे हैं, अगर हम इन टॉपिक्स को पढ़ें, ये जो येलो मार्क कर रखे हैं, इनका टोटल कितना आ रहा है, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 4, 16, 2, 18, 19, 20, 21। इन्हीं टॉपिक को पढ़ने से हमारे मिनिमम 21 क्वेश्चन हो रहे हैं, केवल ये येलो वेलो। बाकी ऐसा थोड़ी है कि हम ये CISI हम छोड़ के ही जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क छोड़ के जा रहे हैं। मेन बात है जिनका वेटेज पहले कम है, एटलीस्ट प्री में, ऐसे ही मेंस की तैयारी भी आप करेंगे, जिसका वेटेज कम है उसको हम पहले, कई लोग पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो टाइम एंड डिस्टेंस, देखो टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही रेस भी है और बोट एंड स्ट्रीम भी उसी के अंदर है, ट्रेन्स भी उसी के अंदर होगा, लेकिन वेटेज देखो 1 नंबर, 1 नंबर नहीं 2 नंबर मान लो, एक सवाल आ रहा है, एक सवाल टाइम एंड डिस्टेंस, और लंबा कितना टॉपिक है। तो पहले इन पीले पीले को उठाना है। अर्थमेटिकली परसेंटेज रेशियो मिक्सचर तो पढ़ना ही है, तो उनके तो कॉम्प्लीमेंट्री है,
वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी उसके जो नंबर आ रहे हैं वो तो ठीक है। तो ये अगर इन टॉपिक्स को भी अगर हम पहले पकड़ें, आप किसी भी कोर्स से पढ़ना, मैंने रफ एस्टिमेट अपने कोर्स से लगाया जो भी मैंने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से मैंने ये जो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने येलो मार्क कर रखे हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से 0 आया, बट ये भी पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ अपना जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्सचर एलिगेशन भी पढ़ना ही पढ़ना है। ये पूरे का जो टोटल है दैट इज 144 आवर्स। कितना है टोटल? 144 आवर्स, ठीक है। तो 140 मान लेते हैं, 140 का डबल कितना? 280, यानी 140 घंटे की पढ़ाई पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, उसका डबल टाइम। नोट्स वगैरह भी थोड़ा बनाओगे रिवीजन के लिए, समझोगे। 140 घंटे पढ़ने के लिए आप किसी भी कोर्स को देख सकते हैं। मैंने अपने कोर्स की बात की, आप किसी भी कोर्स या जो भी है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोई तो कोर्स ले रखा होगा है, तो 140 घंटे पढ़ने में 280 घंटे लग जाएंगे। आप ऑन एन एवरेज मान लो मैथ को डेली 4 घंटा दो। देखो अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब तो काम करना ही करना है, पहले किया नहीं किया, बट एंड में जब वॉर सिचुएशन है अब तो मेहनत करनी ही करनी है, ठीक है। तो 4 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो 70 डेज में आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर जाओगे। हो गए अपने 21 मिनिमम। अब 70 के बाद आप 70 दिन के बाद आप एक सही लेवल पर हो, यानी कि अपना जनवरी गया, फरवरी, मार्च एंड पर आप बहुत सही लेवल पर हो। आपके पास अप्रैल है पूरा 1 महीना, उसमें आप और टॉपिक्स उठा सकते हो, बट एक प्लान के साथ। ये तो मैं तब कह रहा हूँ जो आपने कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हो। मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात करूँ कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम निपटा दो। ये नहीं कि अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस और पार्टनरशिप में लड़ रहे हैं, इनको कह रहे हैं बाद में देखेंगे, ठीक। ये शायद आपको दिख पा रहा हो, नहीं दिख पा रहा हो, ऐसे ही मैंने मैथ्स का बनाया था अपने टाइम में, तो इनकी फोटो वोटो एकदम रख रखी है, एकदम सजा वजा के एकदम, ठीक है। तो ये जरूरी है। इसी तरीके से अगर अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में जो अभी 25 सवाल पूछे जा रहे हैं उनका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से है। अब इंग्लिश क्या है यार, इंग्लिश में आप एक एक नंबर, 2-2 नंबर के लिए कैसे तैयारी करेंगे? इंग्लिश को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ग्रामर हो जाएगा अपना, वोकैब हो जाएगा और रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग के लिए क्या करना है? रीडिंग के लिए जो भी प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रीहेंशंस हैं उनको पढ़िए, भले उसके क्वेश्चन ना करो बट उनको ऐसे ही पढ़ो। कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, डेली एक न्यूज़पेपर ना लो बट डेली एटलीस्ट 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ो। रीडिंग से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, आपको पता नहीं चलता। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, आपको लगता है कि यहाँ एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको लगता है यहाँ एरर है और लग रहा है कि यार ये वाला बेटर ऑप्शन है, केवल रीडिंग से होता है, ठीक है। तो रीडिंग आपका प्रीवियस ईयर से भी हो रहा है और आप 1-2 पैराग्राफ एटलीस्ट रोज पढ़ो। वोकैब के लिए आपको कोई भी 2 बुक अच्छे से उठा लेनी है, एटलीस्ट कोई भी 2 बुक आप सभी के पास, या तो कोई भी 2 बुक होंगी, जैसे अपना ब्लैक बुक ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक और है अपना दिलीप कुशवाहा वाली किताब है, दिलीप कुशवाहा। बट मैं कह रहा हूँ जो भी, अगर आपके पास ये भी कोई किताब नहीं, आपके पास कोई भी अगर एक किताब है, उसको अगर आप पढ़ जाओगे तो आपके 90% कवर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम किसी भी एक किताब को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते। ग्रामर के लिए 2 किताबें कौन सी, एक तो नीतू मैडम वाली किताब है, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली किताब है, या आपने कहीं और से पढ़ा है वहां से पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप इसे 4-5 दिन में ग्रामर को एक बार देख लोगे। बाकी तो उसके बाद मेन चीज़ पूरे अपने एग्जाम में प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं, इन काम को फटाफट निपटाइए, कुछ हाईलाइट वाईलाइट करो और फिर 2-4 बार उसका रिवीजन मारो, ठीक है। जब आसान से नॉर्मल से एरर होंगे, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, ठीक है, इस टाइप का एरर तो हम रूल से कर जाएंगे। बट जब कहीं कुछ रूल समझ में नहीं आ रहा तो अपने अंदर से जो अंग्रेजी निकलती है ना, वही एंड में काम करती है। तो वो कैसे इंप्रूव होगी? रीडिंग से इंप्रूव होगी, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक की स्ट्रेटजी टाइप देखनी है, ऑलरेडी मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, भले वो फिर से बना देंगे जब टाइम मिलेगा। बट अभी अगर मेरे पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम से एक बार देखना चाहते हो तो बस लिख दो स्ट्रेटजी फॉर जो भी सब्जेक्ट है बाय अवधेश दीक्षित, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंग्लिश का। मेन है यहाँ पर हार्डवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये रटने के लिए कोई भी किताब को से वोकैब रटो, ग्रामर के लिए इसको फटाफट से निपटाओ। मिरर ऑफ कॉमन एरर और ये नीतू मैडम वाली किताब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिन में निपटा दोगे, जब 3-3, 4-4 घंटे भी पढ़ोगे, ठीक। आगे ऐसे ही हमारा एक सुंदर सा था, है ना, देख पा रहे हो। तो ऐसे बनाना पड़ता है, एकदम इसके चिथड़े उड़ गए थे 2 सालों तक, तो फिर फोटो खींच के रख रखा है कि हाँ भाई ऐसे हमने भी पढ़ाई करी थी, ठीक है। तुक्के से नहीं हुआ था। अच्छा, अब ये किस लिए छोड़ रखा है? ये छोड़ रखा है रीजनिंग और जीएस के लिए। जीएस के लिए मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। क्या करना है, टॉपर वॉपर के आपको इंटरव्यू देख लेना है और उसमें आपको करंट के लिए देखना है केवल, और स्टैटिक के लिए तो अपनी लूसेंट है और प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, ठीक। बहुत ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट या वेस्ट नहीं करना है,
ठीक है, पहले इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की बात करें, आराम से आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मिनिमम इतना टारगेट रहना ही चाहिए, मिनिमम है। अच्छा दिन रहा तो 49 50 भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले तो जो भी पेड कोर्स ले रखा है रीजनिंग का, ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर किरण के लगाने ही थे, लेकिन आपने क्या किया, वो नहीं लगाए। जो भी आपके पेड कोर्स की पीडीएफ थी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, वो लगा रहे हो। प्रीवियस ईयर उठा के देखो, बहुत इजी आता है, बहुत इजी। अभी काफी वर्ष के बाद, आई थिंक 2015 के बाद, 5 साल के बाद मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और लग रहा है कि हाँ भाई अभी भी वही है, आसान सा है। 25 से सवाल बचे हैं, ज्यादा डेप्थ पूछ नहीं रहा है। हिट कर गया तो तुरंत हिट करेगा, अदरवाइज छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। कहां पढ़ा रहा हूं मैं, अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूं, स्पेशल क्लासेस में, फ्री है भाई मेरे, फ्री 5 PM पर। ठीक है, वहां पर कोई टॉपिक देख सकते हो, अदरवाइज खुद प्रीवियस ईयर उठाओ, हो जाएगा। यूट्यूब पे कभी पढ़ाएंगे, बट वो आपके लिए नहीं है, आपको बस तब उससे पहले खत्म कर देना है। रीजनिंग मुझे लगता है डेली 2 घंटा दोगे तो 1 महीने में बहुत बहुत अव्वल दर्जे की हो जाएगी, मैक्सिमम 1 महीने। आपको पता है 2-4 जगह आपकी वीकनेस है, इन वाले सवालों में दिक्कत आती है, लिख देगा 3, 5, 7, 9, 1 पे क्वेश्चन मार्क। सीरीज वाले सवालों में दिक्कत आ जाती है, मिसिंग नंबर वाले में आ जाती है, एनालॉजी में दिक्कत आ जाती है, ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ जाती है। तो जो दिक्कत आपको ऑलरेडी पता है तो क्या करना है, उसको लगाइए तो सही। हम सबको पता है अपनी दिक्कतें, उस पर काम करोगे तभी सुधरेगी। और अभी हम सोचते ना, अरे करेंगे करेंगे, टालो मत, लगा दो आगे। हाँ भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट सी बात है ना, जैसे मैंने पहले कहा आपको स्टार्टिंग में कि जो अभी 4 मंथ वाली स्ट्रेटजी देख रहा है वो 3 मंथ वाली भी देखेगा, वो 2 मंथ वाली भी देखा, और बाद में देखा CGL 2021 की स्ट्रेटजी। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन यार आप देखिए, हमें लग रहा है कि यार आज मेरे पास अगर 6 महीने होते तो मैं अगर इस काम को कर सकता था, तो मैं आज भी कर सकता हूं। ठीक है, आज भी कर सकता हूं 4 महीने में। क्यों, अगर मैं अभी रोज 5 घंटे पढ़ रहा हूं और मैं इसको डबल कर दूं, 10 घंटे रोज कर दूं, तो ये मेरा टाइम बस दिख रहा है 6 महीने, उसको 8 महीने करना है, 12 महीने करना है, आपके ऊपर है। अगर आप अभी 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कर दो 10 घंटे चालू। क्यों फालतू में डिले कर रहे हो, आपको पता ही है वैकेंसीज कम हो रही है, अगले साल पता नहीं CGL होगा नहीं होगा, कुछ कल का किसी को पता नहीं है। तो इसलिए डिले मत करो अपने इसको, जीवन को। जवानी है चली जाएगी फालतू में, जवानी का मतलब ये कुछ रॉन्ग वर्ड में नहीं है, जवानी का मतलब ये जो एनर्जी है शरीर के अंदर, ठीक है, जो उत्साह है, एनर्जी, जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फालतू में डिले ना करो। आपको लगता है 6 महीने में कर सकते थे, अभी 4 महीने को बनाओ ना 8 महीने, करो अपने टाइम को डबल। 4 ही घंटे कर रहे हो तो 12 घंटे पढ़ो, सब हो सकता है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आखिरी 10 दिन में आप सोचो कि आज मैं 24 घंटे ही पढ़ जाऊं, तो कुछ नहीं होने वाला। 4 पढ़ रहे हो 10 पढ़ जाओ, करो या मरो वाली स्थिति है। ठीक है, तो ये 4 महीने 8 महीने वो आपके ऊपर है। अगला, क्या टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है? यार मेरे हिसाब से टाइम टेबल तो बकवास चीज है। कारण क्या है, बकवास कहना भी गलत है, कई लोग कहेंगे अरे सर ऐसे कैसे कह रहे हो, बकवास है। ऐसा थोड़ी कि आप जो नहीं कर पाए वो कोई नहीं। देखो मेरे को अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि जब हम सोचते हैं, मैंने कई बार कोशिश करी कि भाई 8 से 9 में मैथ पढ़ूंगा या 8 से 10 में मैथ्स पढ़ूंगा, तो उससे होता क्या है, अगर 8:08 8:30 भी हो गए, 30 मिनट भी ऊपर हो गया, तो सोचते हैं यार अब मैथ पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं। टाइम टेबल के हिसाब से तो ये था। तो इस 8 से लेकर 9:30 तक का 1.5 घंटा पूरा वेस्ट हो जाएगा केवल इस आधे घंटे की वजह से। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप पढ़ो इज इंपॉर्टेंट, कब पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर गणित जो है वो 200 घंटे में हो जाएगा, तो चाहे तो आप 10 घंटे रोज पढ़ो तो 20 दिन में हो जाएगा। आप 2 घंटे रोज पढ़ोगे तो 100 दिन का टाइम होगा आपका। तो इसलिए पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर हम सोचते हैं 8:30 बज गए, चलो कुछ और देखने लग गए। तो ज्यादा टाइम टेबल के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करो, डेली का एनालिसिस करो। क्या यार आज क्या मैं सच में पढ़ा, क्या मैंने आज को ढंग से यूटिलाइज किया। मैं चाहता हूं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, क्या मैं सिर्फ चाह रहा हूं या उसके लिए कुछ कर्म भी कर रहा हूं। तो रोज नहीं तो हर 2 दिन में देखो कि इस हफ्ते में मैं यहां पर था और मैं यहां से यहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये एनालिसिस करना, ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत आवश्यक है कि यार अपनी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पर है या नहीं है। ये जरूर करिए। मेरे ख्याल से हर एक अच्छा एस्पिरेंट करता है, एक रिकॉर्ड रखता है अपनी तैयारी का कि यार मैं पिछले हफ्ते मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, मैं यहां तक आ गया हूं। ठीक है, तो इसको जरूर देखिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी तैयारी को फिनिश करने के लिए है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट पर कुछ सवाल आते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कब देना है और क्यों देना है। ठीक है, सारी बातें करें। सबसे पहले कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट बेस्ट होंगे। वो आपको एकदम सही लेवल बताएंगे आपका कि क्या लेवल चल रहा है।
मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके प्रीवियस ईयर में 140 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, आप उससे घबराओ मत। क्यों? आपने अभी देखा कि 160 नंबर पे 200 भी क्रॉस हो सकता है। तो नेवर गेट डिसहार्टेड बाय योर मार्क्स ना। आपको जरूरत है, आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अपना एक ग्रुप बनाइए 3-4 स्टूडेंट्स का, बस, इससे बड़ा नहीं। सारे टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं वो छोड़ दो, वहां पे केवल सवालों की इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं होती। वहां पे काफी सारे टीचर्स ही बैठे हैं जो नीचे मतलब अपनी फोटो वोटो लगा देंगे और उसके बाद भेज देंगे कि हाँ भाई ये वाला सवाल करो, है ना, वो किसी स्टूडेंट ने भेजा है ऐसा करके, तो कि हाँ भाई फिर तो यार ये वाला सवाल तो उनने करा है, हमसे नहीं हो रहा है। मेन वहां पे इनकमिंग ज्यादा होती है, आउटगोइंग नहीं होती। मतलब सवाल आएंगे आएंगे, लेकिन आप जो सवाल भेजेंगे उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए सारे ग्रुप्स को छोड़ो। बेस्ट ये है कि आप 3-4 स्टूडेंट्स एक साथ होके एक ग्रुप बनाओ जहां पर आपको पता हो, है ना, चाहे तो वो आपके आस पड़ोसी वाले दोस्त हो, या कई बार ग्रुप्स पर ही बातचीत हो जाती है, लगता है यार उस ग्रुप में वो स्टूडेंट सही है, मेन पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो 3-4 स्टूडेंट्स एक साथ हो गए, फिर आपस में क्वेश्चंस को सर्कुलेट किया, आपस में हाँ भाई मॉक टेस्ट में तेरा क्या स्कोर चल रहा है, मतलब वो ऐसे हो जो एक दूसरे पे भरोसा करें। आप ये 3-4 एक दूसरे के कंपटीटर ना बने, ये 3-4 एक साथ भी सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, एक साथ भी सिलेक्ट होते हैं, इसलिए ये आपस में एक मतलब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखें, बट आपस में ऐसा कोई नहीं कि भाई इसको गलत बताना है, वो मतलब आपको पता है मेन, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। 3-4 स्टूडेंट्स का अच्छा ग्रुप जो आपस में एनालाइज कर सके कि हाँ भाई इस पेपर में इतना नंबर कैसा है। तो 140 से क्या हमें दुखी हो जाना, यार मेरा, ऐसे दुखी होते रहोगे 170 कभी आएंगे ही नहीं। अरे आ भी जाएंगे, इसका मतलब ये कभी आ गए, बट अधिकतर 140-50 पे घूमोगे। भले आप उस दिन पेपर देते 140 पे आपके 180-190 हो जाते, लेकिन अभी आप सोच रहे हो मेरे 170 नहीं पहुंच रहे। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कब देना चाहिए यार, ये सबसे पहले तो आप अभी एक दे के देखो, है ना, हर एक महीने में तब तक दो जब तक आपका सिलेबस नहीं हो रहा। अभी आपने एक दिया, अब आप एक बात आओ, आप रोज मॉक टेस्ट दोगे तो क्या फायदा? आपने परसेंटेज रेशियो ही अच्छे से खत्म किया है। एटलीस्ट जब तक 90% सिलेबस ना हो जाए तब तक मत दो। अरे एंड के 15-20 दिन भी बहुत है मॉक टेस्ट देने के लिए। 15-20 दिन मतलब कि आपका जो मई वाला मंथ है, 5 मई के बाद आप मॉक टेस्ट दो, खूब दो, लेकिन उनको वेस्ट नहीं करना है अभी दे दे के। अभी आप देख सकते हो हाँ भाई मेरा लेवल इतना चल रहा है, मेरा टाइमिंग इतना रह रहा है। ठीक है, अब बात करें कि हमें मॉक टेस्ट देना क्यों चाहिए। मेरे हिसाब से इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमें पेपर अटेम्प्ट किस सीक्वेंस में करना है ये फाइनलाइज करने के लिए, और दूसरा है टाइम ब्रेकअप। देखिए टाइम ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पूरा पेपर आता है, लेकिन मेरे 20 सवाल छूट गए या 30 सवाल छूट गए, मेरे नंबर 150 ही आए, तो दुनिया नहीं मानेगी कि मेरे को पूरा पेपर आता था। वो मार्क्स देखेगी पेपर पे कि हाँ भी कितने नंबर आए तेरे, है ना। तो इसीलिए पेपर छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, पेपर छूटना नहीं चाहिए। अरे 5 मिनट और होते तो 20 नंबर और आते, कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए जो आपका 60 मिनट का टाइम है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको इसको 57 मिनट मान के चलना चाहिए कि मेरे पास 57 मिनट होंगे। 3 मिनट हम मिसलेनियस लेके चलते हैं कि सवाल के क्वेश्चन पर एकदम कुछ यहाँ क्लिक करेंगे, वहां क्लिक करेंगे, ऑप्शन टिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, मार्क फॉर रिव्यू किया, उस सब के लिए मिसलेनियस हम 3 मिनट लेके चल रहे हैं। बाई चांस भगवान न करे हमारा सिस्टम कहीं हैंग हो जाए, 1% कोई बीच में फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक करवाने आ जाए, तो वो 3 मिनट का आपको जो है बफर टाइम लेके चलना है। ठीक है, हम भी अपने टाइम में 5-10 मिनट लेके चलते थे कि हाँ भाई बीच में हमारे वहाँ पे, तो हम जब ऑफलाइन देते तो कई कई सेंटर्स पे तो बीच में वो भरवाने आ जाते थे कुछ कुछ थंब इम्प्रेशन और ये सब। तो आप 3 मिनट लेके चलो यहाँ पर कि आप क्वेश्चंस को चेंज कर रहे होंगे, ये सब करोगे। तो ये हो गया टाइम ब्रेकअप करते बाद। और ये सीक्वेंस ये डिसाइड रखना कि आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस का क्या सीक्वेंस रखना है। मॉक टेस्ट में इसको चेंज मत करना और इसी को फिर आपको एग्जाम में फॉलो करना है। तो यही कुछ मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थे। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, बेकार लगा हो तो डिसलाइक करना और खूब सारा इसे शेयर करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।